नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस के असली हीरो जिन्हें देखकर आप सैल्यूट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। एक बुजुर्ग अचानक बाइक से गिर गया, सिपाही सूरज ने तत्काल सीपीआर देना शुरू किया। खनन अधिकारी दिनेश कुमार आर्य एवं थाना काकोरी पुलिस के संरक्षण में हो रहा थाना काकोरी के क्षेत्र में रात्रि में बड़ी मात्रा में सैकड़ों डंपर अवैध मिट्टी खनन। सतर्कता, संवेदनशीलता और सहायता के सार्थक उद्देश्यों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस 112 मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक मीरा कुमार के नेतृत्व में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 2 नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने आज क्षेत्रीय प्रबंधक व जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर डग्गा मार वाहन को लेकर अन्य अवैध वाहनों के अवैध संचालकों को रोकने के लिए ज्ञापन दिया। थाना चौक के अंतर्गत मालिका सराय मेन रोड पर खुलेआम बगैर एलडीए की खौफ बेसमेंट के साथ हो रहा अवैध निर्माण एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों की नहीं करता एलडीए जोन पर वहां। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब बात करेंगे खबरों के विस्तार से। ये है यूपी पुलिस के असली हीरो जिन्हें देखकर आप सैल्यूट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। एक बुजुर्ग अचानक बाइक से गिर गया, बाइक से गिरने के साथ ही बुजुर्ग बेहोश हो गया। हजरतगंज चौराहे से गुजर रहे सिपाही सूरज का सराहनीय कार्य। सिपाही सूरज ने देखा कि बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहा है। सिपाही सूरज ने तत्काल सीपीआर देना शुरू किया। सिपाही ने सूझबूझ से बुजुर्ग की जान बचाई। ऐसे सिपाहियों की वजह से यूपी पुलिस की बदल रही छवि रियल हीरो सिपाही सूरज के जैसा होता है। खनन अधिकारी दिनेश कुमार आर्य एवं थाना काकोरी पुलिस के संरक्षण में हो रहा है थाना काकोरी के क्षेत्र में रात्रि में बड़ी मात्रा में सैकड़ों डंपर अवैध मिट्टी खनन करके अवैध तरीके से खाली प्राइवेट प्लॉटों में डाली जा रही है। ये मिट्टी का काला कारोबार काफी समय से चल रहा है। 2 मंडल आयुक्त रोशन जैकब के दिशा निर्देशों का नहीं किया जा रहा है पालन। बिना खनन की जगह पर वोट लगे, बिना रबत्रा के लिए दौड़ रहे हैं सड़कों पर डंपर खनन माफिया बेच रहे धड़ाधड़ जीरो से अवैध तरीके से मिट्टी खनन। अधिकारी दिनेश कुमार आर्या मानकों के विपरीत अवैध मिट्टी खनन करवा कर शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश की छवि को कर रहे हैं ढुलमिल। थाना काकोरी के अंतर्गत क्षेत्र में गांव के ग्रामीण से हो रहा रात्रि में बड़ी तादाद में अवैध रूप से मिट्टी खनन। रहमान खेड़ा भोला कुआं रसूलपुर से अवैध खनन करके रहमान खेड़ा की गांव ग्रामीण के सड़कों को खनन माफियाओं की मिट्टी से लदे डंपरों ने बर्बाद कर दिया है। सतर्कता, संवेदनशीलता और सहायता के सार्थक उद्देश्यों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस 112 मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक मीरा कुमार के नेतृत्व में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पहल 2 नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें आरपीएफ, जीआरपी, सीआईएसएफ साथ उत्तर प्रदेश रोडवेज ऑटो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अपर पुलिस महानिदेशक मीरा कुमार ने पहल 2 नामक कार्यशाला से आए हुए आप लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए किसी की जान माल को बचा सकते हैं। इन्हीं सब शंकाओं का निराकरण करते हुए मीरा कुमार ने ऐसे मौकों पर आम जनमानस को लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा। साथ ही बताया कि किसी भी कानून प्रक्रियाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कार्यशाला में आए हुए प्रतिनिधियों ने भी अपनी शंकाओं को पुलिस के अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसका निराकरण करते हुए ऐसे किसी भी मामले में सहयोग देने की बात कही गई। आज आपने पहल नाम की कार्यशाला में शिरकत की, क्या आपको महसूस हुआ और क्या आप इसे यहाँ से लेकर जा रहे हैं? मैं नकलऊ ऑटो वेलफेयर एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष किशोर वर्मा जी हैं, मैं उसका कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। लेकिन ये जो 112 का जो नई पहल शुरू हुई है, इसमें जो हमें बुलाया गया तो इससे हमें एक नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिली, जो कि हमारे चालकगण रोड सुरक्षा में हर महीने हम उनकी मीटिंग करा करते हैं, उनको बताया करते हैं। तो इस मीटिंग से हमको एक बेहतरीन संदेश मिला अपने ड्राइवरों को जागरूकता फैलाने में। उसमें हमारे ड्राइवर चालकगण अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बात होती है, वो ये डरते थे कि इस झमेले से कौन पड़े। तो एक सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि इस मीटिंग को हमारी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। ये जानकारी हम अपने जो कम पढ़े लिखे ड्राइवर हैं,
जो समय नहीं देना चाहते उनको हम बताएंगे और हम अपनी यूनियन की तरफ से 112 के लिए हम ये भी काम करेंगे कि जो अच्छा टाइम हो हम उनको बताएं और उसमें हम इनाम भी देंगे कि अगर किसी कार में तुमने मदद करी और मदद करने पे तुमको अगर थोड़ा सा नुकसान हुआ, समय खराब हो गया या किसी को तुम हॉस्पिटल ले गए या कोई घटना होने से पहले तुम्हें सूचना मिल गई तो आप उसको पहले जानकारी देंगे और अगर आपका कोई नुकसान होता तो हमारी यूनियन की तरफ से आपकी पूरी मदद की चालक गण को हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे अपनी तरफ से। इस सरकार की इस कार्य से हम बहुत संतुष्ट हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पुलिस ने 112 ने जो हमको इस बारे में जानकारी पूरी दी और मैं समझता हूँ कि ये जानकारी हमको पहली बार मिली है नकलो राजधानी। 112 की सूचना हम अपने चालकों को देंगे। स्टैंड जाके जितने भी हमारे लखनऊ में स्टैंड हैं, मैं लखनऊ ऑटो ओनर चालक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और आप हमारे नेताजी हैं नौशाद जी, आप हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। तो अब हम लोग को इधर से जानकारी काफ़ी हुई है इधर आकर, तो इसमें हम लोग यही है कि पहले चालक डरता है कि मैं कहूँ सूचना दूँ कोई मुझे पकड़ ना ले या पूछताछ करे, तो अब ये गोपनीय जो रखी गई बहुत ही अच्छी है और इससे जो 37 विभागों से बता रहे हैं मैडम कि जुड़े हुए हैं 112, तो हम लोग हर तरह की सूचना अब अपने चालकों से शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मदद पहुंचाई जा सकेगी। धन्यवाद। आज ये पहल का जो कार्यक्रम आप लोग द्वारा आयोजित किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और कैसे क्या किया है इसमें? 112 के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है 15 अगस्त के मौके पर, जिसका नाम है एक पहल। इसका उद्देश्य है कि हम एक सुरक्षित परिवेश बनाएं जिसमें हम सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देते हुए हर नागरिक को संवेदनशील करें कि वो सतर्क बने और इस प्रदेश को सुरक्षित बनाने में एक पहल करें। अगर वो अपने आसपास कोई भी आकस्मिक स्थिति देखते हैं, किसी के साथ छेड़छाड़ होते देख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होते देख रहे हैं, कहीं आग लगे देख रहे हैं, एक्सीडेंट देख रहे हैं, कोई अज्ञात वस्तु को पड़ा हुआ देख रहे हैं, तो एक सतर्कता का दायित्व निभाते हुए एक पहल करें और 112 पर कॉल करें। 112 कई विभागों के साथ इंटीग्रेटेड है। अब उनको सबको सिर्फ एक नंबर याद करना है और एक नंबर याद करने से 112 पर कॉल करने से उनको उस विभाग की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैम, अक्सर देखा गया है कि जब 112 से वो आती है PRV आती है, एक्सीडेंट हो गया कहीं कुछ हो गया, तो वो लोग वहाँ पर उसको सीधे हॉस्पिटल न ले जा करके बल्कि पड़ताल करने लगते हैं कि कौन है क्या है, उसका कार्ड देखने लगेंगे, उसका मतलब टाइम उस पर ज़्यादा वो लोग बिता देते। मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है। अब ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स आपकी नॉलेज में आया हो, लेकिन जो हमारी SOPs हैं उस SOPs के अनुसार अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो साथ साथ हम लोग एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म करते हैं। बड़ा एक्सीडेंट होता है तो फायर वाले को भी इन्फॉर्मेशन जाती है और सारी वहाँ पे PRV पहुँचती हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो कम से कम 10 PRVs वहाँ पर पहुँची, एम्बुलेंस वहाँ पर तुरंत पहुँची, फायर ब्रिगेड पहुँची और जब तक और गाड़ियाँ नहीं भी पहुँची थी तो हमारे पास जो PRV में स्ट्रेचर्स होते हैं वो भी का इस्तेमाल करके वहाँ से पीड़ित लोगों को निकाला गया है। थैंक यू। यूपी रोडवेज कर्मचारी संघ ने आज क्षेत्रीय प्रबंधक व जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर डग्गा मार वाहन से लेकर अन्य अवैध वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए ज्ञापन दिया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा यदि इनको तत्काल न रोका गया तो 28 नवंबर को चक्का जाम करेंगे। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहम्मद नसीम आमिर, मीडिया प्रभारी रजनीश मिश्रा आदि ने डग्गा मार वाहनों व अन्य बाहरी वाहनों द्वारा अवैध रूप से सवारी ढोने को लेकर विरोध जताते हुए नगर मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता को ज्ञापन दिया, जिस पर उन्होंने शीघ्र वार्ता कर समस्या का निदान होने की बात कही। कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मजदूर भाई भाई मिलकर लेंगे भाई भाई, मजदूर भाई भाई मिलकर लेंगे भाई भाई। रोडवेज है राष्ट्र की नहीं किसी के बाप की, रोडवेज है राष्ट्र की नहीं किसी के बाप की। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज पूरे
प्रदेश में सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, जिसमें कि हमारे कर्मचारियों को उत्पीड़न हो रहा है। और सबसे मेन बिंदु जो है डग्गा मारी है, जो प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है इसको बंद करा, कि उसकी वजह से हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा और उसकी कटौतियाँ बहुत हद तक हो रही है। ये हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या एक और है कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ वो हमारे बस स्टॉप के अंदर से गाड़ियाँ भर रही हैं। पहले हमारे रोडवेज के अधिकारी उस पर सपोर्ट करते हैं हम लोगों का, लेकिन हम जब जाते हैं तो यही शासन के स्तर के लोग बैठे हुए मना कर देते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम लोग मजबूर, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे सर। और हमारा ये आंदोलन है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं जाएंगी तो हम, अगर ये नहीं मानेंगे आज, तो हम 28 तारीख को पूरे प्रदेश के हज़ारों कर्मचारी टेढ़ी कोटी परिवहन निगम मुख्यालय को घेरेंगे। और जो हमारे बिंदु में 2-4 सर वो ये है कि मृतक आश्रित 7 साल से केवल सरकार से निगम आश्वासन मिलता है, अभी नियमितीकरण नहीं किया जाता। संविदा का ईसाई चिकित्सा सुविधा हमने मांगी, उसका बोर्ड से पास तो हो गया है, बन गया, लेकिन उसका जो है आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। तीसरा सर ये है कि संविदा की नियमावली, जब नियमित कर्मचारी नियमावली तो संविदा की बननी चाहिए, ये हमारी मांग है। और सबसे जो अहम बिंदु है सर कि प्राइवेट गाड़ियों का टैक्स लिया जाता है, जो उससे हमारी गाड़ी 54 टैक्स मिलता है रोडवेज गाड़ियों को। अगर वो टैक्स की समांतर हो जाए, सरकार उस पर थोड़ी माफ़ कर दे, छूट कर दे, तो 200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष प्रति महीने हमारा बचेगा, जिससे हमारे कर्मचारी देखो भला होगा। ये हमारी मांग है। इसके विरोध में हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आज तारीख कर रहे हैं और सभी डीएम जिलाधिकारी महोदय से हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा हुआ है। और अगर मांगे पूरी नहीं की गई शासन प्रशासन तरफ से तो 28 तारीख को हम हज़ारों कर्मचारी निगम मुख्यालय घेराव करेंगे अपनी मांग मनवाने के लिए। थाना चौक के अंतर्गत मालिखा सराय मेन रोड पर खुलेआम बगैर एलडीए के खौफ बेसमेंट के साथ हो रहा अवैध निर्माण। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आदेशों का नहीं करता एलडीए जोन 7 परवाह या फिर आंखें बंद किए बैठा है। आखिर क्या है वजह जो जोन 7 के एलडीए के अधिकारी अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं या रोक लगाना नहीं चाहते? सूत्रों की माने तो सब मैनेज है, तभी बिल्डर बेखौफ होकर अवैध निर्माण करता जा रहा है। लखनऊ में कई घटना भी घट चुकी है। क्या एलडीए को नहीं दिखाई दे रहा या कोई अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रहे? जोन 7 में खुलकर हो रहे अवैध निर्माण, अब देखना है कि एलडीए इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही करता है या आंखें बंद करके बैठा रहता है। बिल्डर दबंगई से अवैध निर्माण करता रहता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने देश में बढ़ती उम्र दराज आबादी पर चिंता जताते हुए कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले ही चुनाव लड़ पाएंगे। नायडू के बयान को लेकर कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश को बहुत बदलाव की जरूरत है और अगर चंद्रबाबू नायडू ऐसा कुछ करते हैं तो मेरा मानना है कि ये सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आंध्र प्रदेश में लोगों की बढ़ती औसत कम उम्र की चिंता का विषय बन गया है। कम उम्र चिंता का विषय बन गया है, इसलिए हर परिवार को कम से कम 2 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे वही चुनाव लड़ पाएगा जिसके 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे। उसकी सरकार जल्द ही ऐसा कानून लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां गाँव में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की जेल को अब पूरी तरह हाईटेक बनाया जा रहा है। सांवेर रोड पर बन रही नई जेल में थर्ड जेंडर के लिए भी 2 बैरक रखे गए हैं। जेल को तैयार होने में अभी 2 साल का वक्त लगेगा, लेकिन इस नई जेल के बनने के बाद सेंट्रल जेल में क्षमता से अधिक रहे कैदियों को राहत मिलेगी। सांवेर रोड पर नई जेल का निर्माण कार्य अब तेज हो गया है। वैसे तो 3 चरणों में बनने वाली ये जेल साल 2002 से लगातार बन रही है, लेकिन इस जेल का काम 2 चरणों में ही पूर्ण हो जाएगा। पहले चरण का कार्य 60 करोड़ रुपए की लागत से हो चुका है। अब दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर एक ही फेज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा। जहां मंदिर मस्जिद पर स्पीकर के जरिए ध्वनि प्रदूषण को लेकर फिर से बहस छिड़ने लगी है। दरअसल साल 2023 में सीएम मोहन यादव की सरकार ने नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। उस समय भी राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब फिर से आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टी ने इस मामले पर फिर से लोगों का ध्यान केंद्रित किया है। कपिल शर्मा इंडियन टेलीविजन के सबसे अमीर स्टार बन गए हैं। मनी कंट्रोल की माने तो अपने कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को होस्ट करने के लिए वे हर एपिसोड के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इस शो का दूसरा सीजन इन दिनों स्ट्रीम हो रहा है। ऐसे में साफ है कि कपिल के पास बेशुमार दौलत है, जिसकी वजह से वे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कीवी टीम ने 8 विकेट से बाजी मारी थी। ऐसे में टीम इंडिया को हर हाल में दूसरा टेस्ट मैच जीतना होगा। जाने दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। टेस्ट टीम में 3 नंबर पर खेलने वाली शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेले थे, वह बीमार थे। हालांकि अब वह पूरी तरह से फिट हो गए हैं। पहले टेस्ट में गिल की जगह सरफराज खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया।